नमस्कार, स्वागत है आपका कोर्ट दिस वीक में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के असंतुष्ट सांसद के रघुराम के कथित आपत्तिजनक भाषण प्रसारित करने वाले टीवी5 और एबीएन आंध्र ज्योति के खिलाफ देशद्रोह के केस में दंडात्मक कार्रवाई करने से आंध्र प्रदेश पुलिस को रोक दिया है। साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब समय आ गया है कि जब राष्ट्रद्रोह की सीमा तय करनी होगी। भारतीय दंड विधान में शामिल देशद्रोह की धारा के तहत केस दर्ज करने के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है जब हम देशद्रोह की सीमा को परिभाषित करें। कोर्ट ने ये टिप्पणी आंध्र प्रदेश के 2 तेलुगु चैनलों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाते हुए की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया है कि उसे समाचार चैनलों टीवी5 और एबीएन आंध्र ज्योति के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आंध्र प्रदेश सरकार चैनलों के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज कर उनको दबा रही है। ये समय है कि अदालत देशद्रोह को परिभाषित करे। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद के रघुराम के कथित आपत्तिजनक भाषण प्रसारित करने पर राजद्रोह के आरोप का सामना कर रहे समाचार चैनलों की याचिकाओं पर आंध्र प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये एफआईआर मीडिया की आजादी को खत्म करने की कोशिश है। इन चैनलों के खिलाफ राजद्रोह सहित विभिन्न अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं। इस पीठ में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट भी शामिल हैं। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उस एफआईआर से संबंधित समाचार चैनलों के कर्मचारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों 124A राजद्रोह और 153 विभिन्न वर्गों के बीच कटुता को बढ़ावा देना की व्याख्या की जरूरत है, खासकर प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर। समाचार चैनलों ने आंध्र में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बागी सांसद के रघुराम कृष्ण राजू के आपत्तिजनक भाषण का प्रसारण किया था। इसलिए राज्य सरकार ने उन चैनलों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया था। सांसद राजू अपनी ही सरकार की कोविड नीतियों की आलोचना कर रही हैं। इस पर वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने राजू को भी देशद्रोह के आरोप में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। राजू को 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। आंध्र के दोनों समाचार चैनलों ने ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर की थी कि आंध्र सरकार ने हाल ही में कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश का उल्लंघन किया जिसमें सरकारों को कोविड महामारी से संबंधित शिकायतें करने वाले नागरिकों को दंडित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने साल 1962 के केदारनाथ बनाम बिहार सरकार केस पर दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हर पत्रकार को ऐसे आरोपों से संरक्षण मिला हुआ है। ये मामला हिमाचल प्रदेश के एक स्थानीय बीजेपी नेता श्याम के विनोद दुआ के खिलाफ ही शाम ने दर्ज कराया था। मामला विनोद दुआ की एक वीडियो से संबंधित था जो कि उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड की थी, जिसमें केंद्र सरकार के कोविड लॉकडाउन की आलोचना की गई थी। सर्वोच्च अदालत ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को बड़ी राहत दी है। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय बीजेपी नेता ने दुआ के खिलाफ यूट्यूब कार्यक्रम को लेकर उनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में आपत्ति दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह की एफआईआर को रद्द कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग ठुकरा दी है कि अनुभवी पत्रकारों पर राजद्रोह केस दर्ज करने से पहले हाईकोर्ट जज वाली कमेटी से मंजूरी ली जाए। फैसला जस्टिस यूयू ललित और विनीत सरन की बेंच ने सुनाया। बेंच ने कहा, हम एफआईआर और केस प्रोसीडिंग को रद्द कर रहे हैं। हर पत्रकार केदारनाथ सिंह फैसले के तहत सुरक्षा का हकदार होगा।
केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजद्रोह का केस तभी चलेगा जब कोई भी बयान ऐसा हो जो कि हिंसा फैलाने की मंशा से दिया गया हो। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला के एक मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार से अलग विचार रखना राजद्रोह नहीं है। उन्होंने धारा 370 हटने को लेकर टिप्पणी की थी। न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने पिछले साल 6 अक्टूबर को दुआ, हिमाचल प्रदेश सरकार और मामले में शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि दुआ को इस मामले के संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पूछे जा रहे किसी भी पूरक सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। विनोद दुआ पर आईपीसी के तहत देशद्रोह धारा 124A, सार्वजनिक उपद्रव धारा 268, मानहानि का मामला छापना धारा 501 और सार्वजनिक शरारत धारा 505 का इरादा सहित गंभीर अपराध का केस दर्ज किया गया था। दुआ पर गलत सूचना फैलाने और झूठे दावों सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराधों के लिए भी आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दुआ का मामला एक साधारण मामला था कि क्या एफआईआर को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी या संविधान के अनुच्छेद 32 की शक्तियों को लागू किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता की तरफ से वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई पत्रकार प्रारंभिक जांच से महरूम है, लेकिन इसे जांच एजेंसीज के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा। दुआ के खिलाफ ये केस हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पिछले साल दर्ज किया था। ये मामला विनोद दुआ के एक वीडियो से संबंधित था जो उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड की थी और जिसमें केंद्र सरकार के कोविड लॉकडाउन की आलोचना की थी। इससे पहले कोर्ट ने पिछले साल 14 जून को अप्रत्याशित सुनवाई करते हुए विनोद दुआ को अगले आदेश तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया था, लेकिन उसने उनके खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और साथ ही साथ कोवैक्सीन की उपलब्धता पर सवाल उठाए गए हैं और ऐसे में साथ ही दिल्ली सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार वैक्सीन की दोनों खुराक दिए जाने पर अपना रुख स्पष्ट करें, साथ ही मामले पर केंद्र को भी अपना पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या दिल्ली सरकार लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी खुराक मुहैया करा सकती है। कोरोना के दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की उपलब्धता का मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। टीकाकरण को लेकर दिल्ली सरकार के टीकाकरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को इतने सारे टीकाकरण केंद्र बहुत धूमधाम से शुरू नहीं करने चाहिए थे, जब लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक निर्धारित समय के भीतर मिल जाने को लेकर सुनिश्चित नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर वैक्सीन की दोनों खुराक दिए जाने पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। इसके अलावा इस मामले पर केंद्र को भी अपना पक्ष रखने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ये बताए कि क्या वो 2 खुराक के बीच 6 सप्ताह की अवधि समाप्त होने से पहले पहली डोज ले चुके लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी खुराक मुहैया करा सकती है। कोरोना के विभिन्न मामलों पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों कोरोना के दोनों टीकों कोवैक्सीन और कोविशील्ड को राजधानी में उपलब्ध कराने की मांग को लेकर 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। एमिकस राजशेखर राव ने कहा कि वैक्सीन दिव्यांग लोगों के घर तक पहुंचना चाहिए। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों में भी दिव्यांग हो सकते हैं, उन्हें कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को केंद्र सरकार देखे और इस मामले पर हमें केंद्र से स्टीरियोटाइप कोई जवाब नहीं चाहिए। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता के सवाल को भी रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें कहा गया कि एक नंबर पर केवल 4 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जबकि स्मार्टफोन सीमित हैं। भारत में कई व्यक्ति ऐप को संचालित करने में सक्षम नहीं है। टीकाकरण को लेकर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि निजी अस्पताल पैसे लेकर टीकाकरण कर रहे हैं, जबकि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा मुफ्त है। दिल्ली सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी उठाया गया था कि निजी अस्पतालों में टीके महंगे दामों पर क्यों हैं। उस दौरान ये भी कहा गया कि सरकारी अस्पतालों में अधिक संख्या में उपलब्ध होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने को चुनौती देने वाली अपील में नोटिस जारी किया है। गोवा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फैसले में पूरी संवेदनशीलता का अभाव है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा बेंच के 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका पत्रिका के सह संस्थापक और पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को बरी करने वाले फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति एस.सी. गुप्ते ने नोटिस जारी करते हुए सत्र न्यायालय से 24 जून तक वापसी योग्य सभी कागजात और कार्यवाही करने के लिए कहा।
अदालत ने कहा कि अवकाश पीठ द्वारा विचार करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। आरोपी ने वरिष्ठ वकीलों इंदिरा जयसिंह और रेबेका जॉन से परामर्श किया और ये आचरण पीड़िता के खिलाफ गंभीर रूप से चला गया। अगर ये लड़की मुझसे संपर्क करती है तो मैं उनसे परामर्श करने के लिए कहता। वे नारीवादी हैं। मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ कि क्या इस देश में नारीवादी होना नकारात्मक बात है? नारीवादी वह व्यक्ति है जो समान अधिकारों के लिए लड़ता है। मैं एक नारीवादी हूँ। ये फैसला पूरी दुनिया में देखा जाएगा। इसे कोई भी यौन पीड़ित महिला कानूनी रास्ता नहीं अपनाएगी। कृपया नोटिस को जल्द से जल्द वापस लेने योग्य बनाएं। इसके बाद पीठ ने अपील पर तेजपाल को नोटिस जारी किया। तहलका पत्रिका के सह संस्थापक और पूर्व प्रधान संपादक तेजपाल को 21 मई को गोवा के मापुसा में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था। उन पर 7 और 8 नवंबर 2013 को गोवा के लिफ्ट में अपने जूनियर सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। 27 मई को न्यायमूर्ति एस.सी. गुप्ते की अवकाश पीठ ने निचली अदालत के आदेश को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते समय पीड़ित की पहचान का खुलासा करने वाले सभी संदर्भों को संशोधित करने का निर्देश दिया और गोवा सरकार को अपनी अपील की अनुमति में संशोधन करने की अनुमति दी। सीआरपीसी की धारा 378 के तहत अपील के लिए अपने संशोधित आधार में गोवा सरकार ने बलात्कार पीड़िता के आघात के बाद के व्यवहार के बारे में निचली अदालत की समझ की कमी, उसके पिछले यौन इतिहास और शिक्षा को उसके खिलाफ कानूनी पूर्वाग्रह के रूप में इस्तेमाल करने और पत्रकार तरुण तेजपाल को बरी करने के फैसले को चुनौती देने के लिए पितृसत्ता द्वारा टिप्पणियों को प्रेरित करने का हवाला दिया। इसने रीट्रायल का विकल्प भी खुला रखा है। अपने 527 पन्नों के फैसले में विशेष न्यायाधीश क्षमा जोशी ने तेजपाल को संदेह का लाभ देने के लिए महिला के गैर बलात्कार पीड़िता के व्यवहार और दोषपूर्ण जांच पर विस्तार से टिप्पणी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी थी। एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद पिछले करीब 5 महीने से खाली था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस मिश्रा के नाम की सिफारिश पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पैनल ने की थी। हालांकि खड़गे ने आयोग में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय से नियुक्ति न होने पर ऐतराज जताया। खास बात यह है कि इस पद के लिए 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन समिति ने जस्टिस मिश्रा को तरजीह दी। जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार और खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक राजीव जैन को भी एनएचआरसी के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया। एनएचआरसी के अध्यक्ष के तौर पर जस्टिस मिश्रा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। एनएचआरसी में अध्यक्ष का पद पिछले 5 महीने से भी अधिक समय से खाली है। जस्टिस एचएल दत्तू पिछले साल दिसंबर महीने में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे। वैसे कूलिंग ऑफ पीरियड के चलन को देखते हुए 5 महीने का वक्त नियुक्ति के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। अगर जस्टिस मिश्रा के करियर पर नजर डालें तो जस्टिस अरुण मिश्रा को 1999 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया। फिर जब उनकी नियुक्ति परमानेंट हुई तो उन्हें वर्ष 2010 में उनका तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में कर दिया गया। 2010 में ही जस्टिस मिश्रा राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने और उसी वर्ष उन्हें पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया। वर्ष 2012 में जस्टिस मिश्रा कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति लंबित रही क्योंकि 3 बार ऐसे मौके आए जब उन्हें नियुक्त किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आखिरकार वर्ष 2014 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। जस्टिस मिश्रा विवादों से भी जुड़े और सुर्खियों में भी रहे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही व्यवस्था की आलोचना की थी तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना आहत हुए थे कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को उन्हें समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। जब पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर सुप्रीम कोर्ट की एक महिला कर्मी की ओर से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा तो उसकी इन हाउस सुनवाई के लिए जस्टिस मिश्रा को ही शामिल किया गया था। जस्टिस मिश्रा तब भी विवादों में आए जब जमीन अधिग्रहण के मामले में उन्होंने फैसला सुनाया था।
बाद में ये मामला उसी संविधान पीठ को सौंप दिया गया जिसके वो भी सदस्य थे। इस पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने खुद को उस संविधान पीठ से हटने से इनकार कर दिया था। मतलब ये कि खुद के दिए गए फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई में वे खुद भी शामिल थे। लेकिन सबसे ज्यादा उनके जिस बयान ने लोगों का ध्यान खींचा वो था इस साल फरवरी महीने में दिया गया उनका बयान, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की थी। जस्टिस मिश्रा के बयान की न्यायिक और सियासी हलकों में आलोचना हुई। न्यायिक हलकों में ये भी मांग उठी कि जस्टिस मिश्रा सरकार के खिलाफ अपनी अदालत में चल रहे मामलों से खुद को अलग कर लें। वैसे जस्टिस मिश्रा ने कई महत्वपूर्ण फैसले भी दिए, जिसमें प्रशांत भूषण अवमानना मामला, महाकालेश्वर मंदिर शिवलिंग मामला, टेलीकॉम कंपनी को राहत मामला और आम्रपाली रियल एस्टेट के कई प्रोजेक्ट्स पर भी फैसला करके उन्होंने हजारों फ्लैट्स खरीदारों को राहत भी दी। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत विदेश से हासिल की गई कानून की डिग्री को भारत में मान्यता के दिशा निर्देश बनाने का श्रेय भी जस्टिस मिश्रा को ही जाता है। साथ ही वर्ष 2000 में कानून के सांध्यकालीन कॉलेजों को बंद करने का प्रस्ताव भी उन्होंने ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने रखा था। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण योजना की शुरुआत का श्रेय भी न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को ही जाता है। अब जब जस्टिस मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला है तो सभी की निगाहें उन पर है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीएसई और आईसीएसई 12वीं की कक्षा की मूल्यांकन नीति तय करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र के 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर खुशी जाहिर की है, लेकिन पीठ ने कहा कि याचिका का निपटारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक केंद्र एक स्पष्ट मूल्यांकन नीति स्पष्ट नहीं करता। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी संतोष जताया कि सरकार ने कोरोना की स्थिति देखते हुए परीक्षा रद्द कर दी है। केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट से पहले 4 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन कोर्ट के अनुरोध पर वह 2 सप्ताह में मूल्यांकन नीति पर फैसला देने के लिए यानी कि फैसला लेने के लिए पूरी तरह से सहमत हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकन नीति तय करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी, जिसमें कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी। पीठ को सीबीएसई की ओर से पेश भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार द्वारा 1 जून को सीबीएसई परीक्षा रद्द करने के फैसले के बारे में सूचित किया। एजी ने कहा कि वस्तुनिष्ठ मानदंड पर निर्णय 2 सप्ताह के भीतर लिया जाएगा। सीआईएससीई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जेके दास ने वस्तुनिष्ठ मानदंड को अंतिम रूप देने के लिए पीठ से 4 सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया। हालांकि न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि मामले की तात्कालिकता को देखते हुए 4 सप्ताह का समय बहुत लंबा है। पीठ ने कहा कि अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश में देरी होगी। न्यायमूर्ति खानविलकर ने सीआईएससीई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जेके दास से कहा कि यदि आप चाहें तो इसे रात में भी कर सकते हैं, इसे 2 सप्ताह में करें। एजी ने उचित समय मांगा है, समय सीमा पर सौदेबाजी न करें। वास्तव में आपको इसे रात भर में करना चाहिए। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ममता शर्मा ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि विभिन्न राज्यों बोर्डों द्वारा प्रस्तावित कक्षा 12 की परीक्षाओं के संबंध में एक समान निर्देश पारित करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि वो मुद्दों पर विचार करने से पहले सीबीएसई और सीआईएससीई के फैसले का इंतजार करेगी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 मामले में अनिश्चित रूप से तेजी से बढ़ते मामले और विभिन्न तिमाहियों से प्राप्त प्रतिक्रिया को देखते हुए 1 जून को निर्णय लिया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएगी। केंद्र ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 12वीं कक्षा के छात्रों के परिणामों को अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंडों के अनुसार समयबद्ध तरीके से संकलित करने के लिए कदम उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीएसई और आईसीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा को रद्द करने के लिए दायर याचिका को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं गौतम गंभीर और दिल्ली के विधायक प्रवीण कुमार को अवैध तरीके से कोरोना की दवा जमा करने का दोषी पाया गया। बीजेपी सांसद की संस्था गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड-19 मरीजों को अनधिकृत रूप से फेबीफ्लू दवा देने और जमा करने का दोषी पाया गया। ये बात दिल्ली ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताई। कोरोना के दौरान दवाएं अनधिकृत तरीके से कोविड-19 के इलाज में प्रयोग होने वाली दवाओं की बड़ी मात्रा में हासिल करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर ड्रग कंट्रोल की एक्शन पर सवाल उठाए हैं। दरअसल कोर्ट ने उसे इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। गौतम गंभीर फाउंडेशन को अनधिकृत रूप से फेबीफ्लू दवा का भंडारण, खरीद और वितरण करने का दोषी पाया गया है। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने किया। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। ड्रग कंट्रोलर बॉडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड मरीजों को अनधिकृत रूप से फेबीफ्लू दवा देने और उसकी जमाखोरी करने का दोषी पाया गया। ड्रग कंट्रोलर की ओर से पेश वकील नंदिता राम ने कहा कि फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है, क्योंकि उन्हें अनधिकृत तरीके से दवा का स्टॉक करते हुए पाया गया है। ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ड्रग डीलर के साथ साथ ऐसे अन्य मामलों में भी बिना देरी के कार्रवाई की जाएगी, जो उसके संज्ञान में लाए जाएंगे। हाईकोर्ट को ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि अब विधायक प्रवीण कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत इसी तरीके के अपराधों के लिए दोषी पाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को 6 सप्ताह के भीतर इन मामलों में आगे की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले को 29 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। उच्च न्यायालय ने गंभीर द्वारा दवा खरीद के मामले की जांच के सिलसिले में दाखिल औषधि नियामक की स्थिति रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि इस संस्था से अदालत का भरोसा डगमगा गया है। अदालत ने कहा कि यह हर किसी को पता था कि इस दवा की कमी है और गंभीर द्वारा दवा के हजारों पत्ते खरीद लेने के कारण उस दिन जरूरतमंद लोगों को वह दवा नहीं मिल पाई। अदालत ने गंभीर द्वारा पुनः ऐसा बयान देने पर नाराजगी जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ऐसा काम करना जारी रखेंगे। इससे पहले 31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर द्वारा कोविड के उपचार में काम आने वाली दवा फेबीफ्लू बड़ी मात्रा में खरीद जाने की उचित तरीके से जांच नहीं करने के लिए औषधि नियामक को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि मददगार के रूप में दिखाने के लिए हालात का फायदा उठाने की लोगों की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा होनी चाहिए। हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें इन आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई कि नेता बड़ी संख्या में कोविड-19 दवाओं को खरीदने और वितरित करने में सक्षम है, जबकि मरीज उन्हें हासिल करने के लिए परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।